नमस्कार, मेरा नाम है श्यामानंद महापात्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कम्पीट जीएस। तो ये हमारे मैराथन सीरीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैराथन सीरीज़ का पार्ट 2 है। एंड इस मैराथन में हम बेसिकली प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जो कि तुम्हारे एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर जो भी स्टेट्स के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उन क्वेश्चंस को तो करेंगे ही करेंगे, बट उस क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस बनते हैं या फिर उस क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, या फिर इन केस ऑफ हिस्ट्री हर एक इंसिडेंट के रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या फिर जो भी तुम्हारे फैक्ट्स है, या फिर जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस पर बात करेंगे। ठीक है, अगले 1 घंटे तक हम हमारा मोटो सिर्फ यही है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको हम स्टडी करेंगे, एग्जामिनर्स का माइंडसेट कैसा रहता है क्वेश्चन के पीछे। एंड दूसरी बात यह है कि हम अप्रोच, एक नए अप्रोच की तरह एक नए अप्रोच से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो सकती है, जिस भी क्वेश्चन के रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उन पे ही बात करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज करेक्ट। हमारा जो नया संविधान, हमारा जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं नीचे, जैसे कि द न्यू लोकसभा इज थीम्ड ऑन द नेशनल फ्लावर लोटस एंड द न्यू राज्यसभा इज थीम्ड ऑन द नेशनल बर्ड पीकॉक। ठीक है, ये बताने हैं, बट इससे जानने से पहले ना मैं कुछ बातें पहले तुमको बताता हूँ। देखो हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ना, ये इसका क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टोन, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखा था। ठीक है, कब रखा था? दिसंबर 2020 को। एंड ये बन के रेडी कब हुआ था? ये आपका बन के रेडी हुआ था, एंड ये आपका बन के कब रेडी हुआ था? ये हुआ था मई 2023 को। ठीक है, एंड ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, ये तुम्हारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बना था। ठीक है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका आर्किटेक्चर कौन है? आर्किटेक्चर है बिमल पटेल। ठीक है, एंड इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, मतलब जो पूरा कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का वो किसने किया? वो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। ठीक है, एंड हाँ, देखो इसमें ना राज्यसभा की टोटल सीटिंग, सॉरी लोकसभा की टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 888 एंड 384 है राज्यसभा की। ठीक है, यहाँ पे ना लोकसभा के स्पीकर के पास एक सेनेगल 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 रखा गया है। इसका एक सिग्निफिकेंस है। पहले तो ये किस एम्पायर से बिलोंग करता है? चोला एम्पायर से। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका ये है, जब पावर ट्रांसफर हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो जो माउंट बेटन थे ना उस टाइम पे, जो हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने ये सेनेगल दिया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को ये सेनेगल दिया था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम पे। तो ये जो सेनेगल है ये रखा गया है कहाँ पे? लोकसभा के स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास। ठीक है, और क्या बताना है इसके बाद? हम्म, हाँ, बस इतना ही। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि द लोकसभा इज थीम्ड ऑन द नेशनल फ्लावर लोटस एंड द राज्यसभा इज थीम्ड ऑन द नेशनल बर्ड पीकॉक। देखो ये उल्टा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे द लोकसभा इज थीम्ड ऑन तुम्हारा पीकॉक। ठीक है, एंड राज्यसभा इज थीम्ड ऑन लोटस। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट तुम्हारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और कुछ बताना है इधर? नहीं, चलो नेक्स्ट। हाँ, और तुम्हारा जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, ठीक है, उसके आर्किटेक्ट कौन थे? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर? चलो यहाँ पे दिया है मनी बिल, अमेंडमेंट बिल, ऑल इंडिया सर्विसेज बिल, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, पहले तो ये जो मनी बिल है ना,
ठीक है, ये एक बिल मनी बिल कब कहलाता है, जब लोकसभा के स्पीकर के सिग्नेचर होते हैं उस पे, ठीक है, तब एक बिल को हम मनी बिल कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो मनी बिल है किसके रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है टैक्सेस के, तुम्हारे अगर कुछ फंड निकालना हो तुम्हारे कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से कुछ फंड्स निकालने हो तो उसके लिए मनी बिल आता है, ठीक है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस कहाँ पे होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। एंड इसके लिए ना प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए तुम्हारी, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है यहाँ पे। एंड मनी बिल को पास करने के लिए तुम्हारे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 50% प्लस वन वोट्स, ठीक है, 50% प्लस वन वोट्स। एंड हाँ, इतना याद रखो मनी बिल के बारे में। यहाँ पे दिया है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल मतलब कुछ चेंजेस करने हैं अगर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, चेंजेस करने हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके लिए अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट बिल के लिए अगर इसको पास कराना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब 2/3, दैट इज 66.66% वोट चाहिए तुमको अगर इसको पास कराना है, ठीक है। एंड इसमें ना प्रेसिडेंट वीटो नहीं लगा सकता, इसमें प्रेसिडेंट वीटो नहीं लगा सकता, ठीक है। एंड ये इंट्रोड्यूस हो सकता है आइदर हाउसेस में, ठीक है, आइदर हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर ये जो अमेंडमेंट बिल है ना, अगर ये जो अमेंडमेंट बिल है, अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, चेंजेस इन द फेडरल स्ट्रक्चर, तो इसके लिए ना आधे से ज्यादा स्टेट असेंबली में ये पास होना चाहिए, ठीक है, हाफ, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट असेंबली, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट असेंबली में पास होना चाहिए ये, ठीक है। हाँ, बस इतना याद रखो, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज बिल, इसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज में पहले तो हमारी तीन चीजें आती है, एक आता है तुम्हारा आईएएस, एक आता है आईपीएस और एक आता है तुम्हारा आईओएस, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इसको आईएफएस, आईएफ मतलब छोटा सा वो लिखा आता है, या फिर तुम आईएफएस भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे एफ ओ थोड़ा सा लिखा है क्योंकि आईएफएस में तुम्हारा इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी आ जाता है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए ऐसा लिखा है मैंने, IFOS, ठीक है। चलो, पहली बात तो ये कौन से आर्टिकल में तुम्हारा ऑल इंडिया सर्विसेज बिल के बारे में बात कर रहा था, एक 315 से 323 तक, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर कौन है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। एंड इस ऑल इंडिया सर्विसेज के बिल के केस में ना राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है, ठीक है, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है, बट प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए तुमको पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इस बिल को पास करने के लिए तुमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ मेंबर्स की वोट चाहिए, ठीक है, दैट इज अगेन 66.66%, ठीक है। एंड हाँ, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, आइदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए इसमें, एंड इसमें 50% प्लस वन, मतलब सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो सकता है, ठीक है। एंड इस केस में वीटो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और कुछ बताना है इधर, नहीं, चलो नेक्स्ट। After how much time the laws made by the parliament and the state subjects during national emergency, ठीक है, become inoperative and cease to operate। यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि अगर एक स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट में इमरजेंसी लगी है, ठीक है, स्टेट में इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी हटने के बाद जो लॉज बनाए होते हैं सेंटर ने स्टेट लिस्ट पे, वो कितने समय तक लागू रहते हैं, वो तुरंत खत्म नहीं होते, वो जो खत्म होते हैं वो कितने समय के बाद खत्म होते हैं इमरजेंसी उठने के बाद, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 years या 3 years। पहले तो इसका आंसर मार्क करते हैं, यहाँ पे सारे आंसर्स बताए ना मैंने, अरे भाई बताए नहीं। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज बिल, यहाँ पे राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है, ठीक है, इसका तो बता दिया मैंने, हाँ। चलो देखो, पहले तो इसका आंसर मार्क कर देते हैं, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। पहले तो इसका आंसर होगा 6 मंथ, ठीक है, ठीक है, 6 मंथ होगा आंसर। पहली बात तो थोड़ा इमरजेंसी कैसे लगता है थोड़ा जानते हैं, ठीक है। मान लो तुम गवर्नर हो एक स्टेट के, ठीक है, तुम्हारे स्टेट के गवर्नर हो तुम प्रेसिडेंट को बोलते हो, सर देखो ऐसा है, मान लो तुम अपने स्टेट के गवर्नर हो एंड तुम प्रेसिडेंट को बोलते हो कि जो स्टेट में जो कानून लग रहे हैं या फिर जो चल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल नहीं रहे, कुछ भी चल रहा है इधर, आप एक काम करो, इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। प्रेसिडेंट तुम्हारी बात सुनते हैं एंड वो पार्लियामेंट को अप्रूवल लाने के लिए बोलते हैं, बोथ द हाउसेस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा से अप्रूवल लाने की जरूरत है, एंड कितने टाइम के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर अप्रूवल लाने की जरूरत है अगर स्टेट इमरजेंसी लगाना है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है।
टू मंथ्स के अंदर अप्रूवल आ जाता है एंड प्रेसिडेंट लगा देते हैं तुम्हारी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा, सॉरी स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। स्टेट इमरजेंसी लगाने के बाद ना जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स पे अब सेंटर का यूनियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसॉल्व कर देती है एंड पहले इनिशियली 6 मंथ के लिए तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका, इमरजेंसी लग जाता है, ठीक है, 6 मंथ के लिए इमरजेंसी लग जाता है। उसके बाद हर 6 महीने में, उसके बाद हर 6 महीने में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 3 इयर्स, ठीक है, अप टू 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद भी अगर लगाना है तो उस केस में भी अमेंडमेंट करके लगाया जा सकता है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ठीक है। अभी अ, इसका आंसर मार्क कर लिया हमने 6 मंथ्स, ठीक है। अभी एक ये मतलब, और जब इमरजेंसी लगता है ना तो स्टेट को चलाता कौन है, स्टेट को चलाता है गवर्नर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसी है, एक है तुम्हारी 352, 356 एंड 360। ये बात करता है तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी के लिए, ये बात करता है तुम्हारा स्टेट इमरजेंसी के लिए एंड ये बात करता है तुम्हारा फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया में कभी लगी नहीं। इमरजेंसी हमारे यहाँ 3 बार लगी है, एक तुम्हारा 1962 में, एक तुम्हारा 1971 में, एक तुम्हारा 1975 में। 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है। एंड 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर तुम बोल सकते हो आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, ठीक है। चलो इतना जानो, नेक्स्ट। Which of the following is which of the following is not a form of calcium carbonate? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। बताओ इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स, टीथ, ये सब के लिए यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट ना तुम्हारा कार्बन कैप्चर के लिए भी यूज होता है, कार्बन कैप्चर, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। देखो यहाँ पे दिया है लाइम वाटर, इसको तुमने पढ़ा होगा स्लैग लाइम, ठीक है, स्लैग लाइम के नाम से पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल 2, ठीक है। इसके कुछ फैक्ट्स जान लो, ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लैग लाइम है ना, ये मिल्की कंसिस्टेंसी या फिर तुम बोल सकते हो कि ये इट टर्न्स मिल्की, ठीक है, व्हेन इट पासेस थ्रू CO2, ठीक है। अ, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। जब ये CO2 से पास किया जाता है ना, ठीक है, CO2 से पास किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर में फॉर्मेशन हो जाता है एंड इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। और एक स्लेग लाइन, बाकी स्लेग लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्लेग लाइन का फॉर्मेशन होता है तुम्हारा CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये CaO को क्या बोलते हैं, CaOH होल 2 को क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम स्लेग लाइन एंड इसको बोलते हैं हम क्विक लाइन, ठीक है। एंड हाँ, इतना याद रखो। बाकी स्लेग लाइम जो होता है ये तुम्हारा अल्कलिन होता है, ठीक है, अल्कलिन होता है एंड इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है, लाइम वाटर स्लेग लाइम, ठीक है। देख सकते हो CaOH का उल्टू एंड ये तुम्हारा CaO3। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। ये जो चॉक है ना, ये एक टाइप ऑफ लाइमस्टोन ही है, ठीक है। एंड मार्बल तुम्हारा वही लाइमस्टोन से ही फॉर्मेशन होता है, ये भी एक टाइप ऑफ लाइमस्टोन ही है, ठीक है। एंड ये जो मार्बल है ना, जब लाइमस्टोन को हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है तब मार्बल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाकी ये याद रखना, स्लेग लाइम CaOH होल 2 को कहते हैं, मतलब ये ऐसे पूछ देता है, कैसे पूछता है बताए, CaO दे देगा, CaO इज ऑप्शन दे देगा, स्लेग लाइम, क्विक लाइम, पता नहीं, और लाइमस्टोन, मार्बल ऐसे दे देगा तुमको। हाँ, ये तुमको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं तुम्हारा स्लेग लाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन का टर्म किसने दिया था? देखो यहाँ पे सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तुम्हारा थर्ड फाइव ईयर प्लान में। ठीक है, थर्ड फाइव ईयर प्लान जो कि चला था तुम्हारा 1961 से लेके 1966 तक आई थिंक। हाँ, 51 से लेके 56 तुम्हारा फर्स्ट, 56 से लेके 61 तुम्हारा सेकंड, एंड ये तुम्हारा थर्ड। थर्ड फाइव ईयर प्लान में आया था तुम्हारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंड इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का टर्म किसने दिया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का टर्म दिया था विलियम कार्ड। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है वर्गीस कुरियन, ये कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, सॉरी, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मिल्क से। मिल्क के रिलेटेड एक और चीज भी है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड पूछता है एग्जाम में कि ये किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है मिल्क से एंड व्हाइट रेवोल्यूशन से। ठीक है, याद रखना। एंड तुम्हारा क्या आएगा? हाँ, जो व्हाइट रिवोल्यूशन ये कब आया था? ये फोर्थ फाइव ईयर प्लान में आया था। ठीक है, फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो कि था तुम्हारा 1969 से लेके 1974 तक। ठीक है, क्योंकि 66 के बाद ना तुम्हारे प्लान हॉलीडेज आ गए थे। मतलब 1966 से लेके 1969 तक तुम्हारे प्लान हॉलीडेज थे। ठीक है, चलो, मतलब वन ईयर प्लान जिसको हम बोलते हैं वो थे। यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना अभी। चलो नेक्स्ट। Which governor general during the colonial rule was known as father of local self government? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन था ब्रिटिश राज के समय में? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता था? स्ट्रेंजर लॉरेंस, रिपन, कॉर्नवालिस या लिटन? देखो ये जो स्ट्रेंजर लॉरेंस है ना, इसको क्या कहते थे? फादर ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी। ठीक है, फादर ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है, रिपन तुम्हारा 1882 में ना, इसने क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 1882 ने 1882 में रिपन ने एक क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन पास किया था फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल, बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, उस हिसाब से उस, क्योंकि इसने ग्राउंड लेवल पे क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की थी, म्युनिसिपैलिटी बनाने की। ग्राउंड लेवल पे इसने म्युनिसिपैलिटी बनाने की बात की थी, तो इसलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इसने एक बिल पास किया था 1883 में। इसने एक बिल पास किया था 1883 में जिसको हम बोलते हैं इल्बर्ट बिल। ठीक है, इसमें ये कहा था इसने कि जो इंडियन जजेस है, ठीक है, इंडियन जजेस है, वो सुनवाई कर सकते हैं यूरोपियन कन्विक्ट्स की। ठीक है, यूरोपियन कन्विक्ट्स की, जिसके लिए इसको काफी बैकलैश मिला था। इसको काफी, क्या बोलते हैं उसको, इस बिल को लेके काफी प्रोटेस्ट हुए थे, इसके अगेंस्ट भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे। क्योंकि उस टाइम पे, जैसे कि तुमको पता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता था। ठीक है, इंडियंस को ये अपने बराबर नहीं मानते थे। तो उस हिसाब से उसके लिए ये बिल के अगेंस्ट काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, और रिपन के बारे में कुछ, हम्म, हाँ, और पहली पहली रीजन तो ये है कि इसने म्युनिसिपैलिटी बनाने की बात की थी बहुत ग्राउंड लेवल पे। दूसरी बात ये थी कि ये बात करता था कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट में। ठीक है, इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट में। अ, पहला रीजन ये है कि इसने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें बात की गई थी म्युनिसिपैलिटी बनाने की, एंड दूसरी ये कि ये चाहता था कि इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट में। ठीक है, बात करते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस 1793 तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इसमें, हाँ, 793 परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इसमें जमींदार को हेड बनाया जाता था। मतलब हेड मतलब ये जमींदार सब फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को लाके देगा। ठीक है, लिप्टन की बात करते हैं। एंड हाँ, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, लिप्टन की बात करते हैं। ठीक है, 1877 में इसने क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बता दिया था। एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था। ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
ये एक्ट बेसिकली ये कहता था कि तुम अपने लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छाप सकते हो, ठीक है, बट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ मत छापना। अगर छापोगे तो सजा मिलेगी, एंड जो पहली कॉपी होगी तुम्हारी न्यूज़पेपर की, वो ब्रिटिशर्स के पास पहले आएगी, ठीक है। एंड लिटन जो ग्रेट फेमिन आया था ना तुम्हारा 1876 से लेके 1877 तक, ठीक है, 1876 से लेके 1878 तक, ठीक है। उसका जो क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा 1876 एंड 1878 में तो ग्रेट फेमिन आया था। उसका क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल कौन था उसके लिए? लिटन था, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल था, बट रिलीफ बांटने की टाइम पे भी इसने काफी क्या बोलते हैं उसको, इनएडिक्वेट मेजर्स लिए, ठीक है। सही से इसने काम नहीं किया था, ठीक है। चलो, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऋग्वेद। चलो नेक्स्ट। हु साइंड द गांधी Ambedkar पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी? गांधी आम्बेडकर पैक्ट को गांधी जी के बिहाफ में किसने साइन किया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले? बताओ। देखो, गांधी अम्बेडकर पैक्ट को ना पूना पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे गांधी जी तुम्हारे यरवाड़ा जेल पुणे में थे, ठीक है। क्यों थे मैं सब बताता हूँ। पहली बात तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, और तुम्हारा गांधी यूनियन पैक्ट के बाद गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, ठीक है। इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, एंड ये वापस इंडिया आते हैं, एंड तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च कर देते हैं, एंड फिर इनको पकड़ के यरवाड़ा जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। बट इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना एक एक बात एक्सेप्ट की थी ब्रिटिशर्स ने, कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा दलित्स के लिए। इनके कहने पे, हमारे बी आर अम्बेडकर के कहने पे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के कहने पे ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनेगा दलित्स के लिए, बी आर अम्बेडकर के कहने पे। बट जब ये प्रपोजल जब ये प्रपोजल अम्बेडकर जी लेके गांधी जी के पास गए, ठीक है, अम्बेडकर जी जब लेके ये प्रपोजल गांधी जी के पास गए ना, तो गांधी जी ने मना कर दिया, ठीक है। पहले पहले मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि इससे जो यूनिटी है हिंदूज की वो टूट जाएगी, ठीक है, यूनिटी है हिंदूज की वो टूट जाएगी। बट लेटर अम्बेडकर जी ने भी ये रियलाइज किया कि इससे सच में यूनिटी टूट जाएगी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह इन्होंने एक जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की, ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की, जहां पे कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाएगा जो डिप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास है वो, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इसी कॉन्स इसी क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे तुम्हारा गांधी अम्बेडकर पैक्ट या फिर जो पूना पैक्ट है वो साइन किया गया, ठीक है। एंड इस पैक्ट को सिंस गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ठीक है। देखो, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे ना 1930 से लेके 1932 तक, ठीक है, उसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किन किन ने अटेंड किया था? एक थे तुम्हारे तेज बहादुर सप्रू, दूसरे थे तुम्हारे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, ठीक है। और हम्म, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने तुम्हारा फर्स्ट मतलब 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में, ठीक है, 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। एंड इन्होंने ना नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की। तो बताता हूँ क्या है ये। देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, इंडिया सॉरी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, ठीक है, उस टाइम पे कुछ कंट्रीज यूएसए के साइड में थी एंड कुछ कंट्री यूएसएसआर के साइड में थी। कुछ कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन लोगों ने ना नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अप्लाई थी। नॉन अलाइनमेंट मतलब हम किसी भी साइड से नहीं है, ना यूएसए के साइड से ना यूएसएसआर के साइड से। जो यूएस को उस टाइम पे सपोर्ट करते थे उसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे उसको सेकंड वर्ल्ड कंट्री, एंड जो किसी को सपोर्ट नहीं करते थे उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, ठीक है। एंड ठीक है, हाँ, इतना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया था इंडिया में, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया था इंडिया में, ठीक है। एंड फर्स्ट डेप्यूटी पीएम, ठीक है, डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया, डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करते हैं, ये तुम्हारे मेंटोर है, पॉलिटिकल मेंटोर, ठीक है, पॉलिटिकल मेंटोर किसके हैं? महात्मा गांधी के,
ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसको बोलते हैं हम सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। एक क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, जब वो जो होम रूल लीग था ना, जो एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, इन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि which among the following organization didn't join the home rule league, तो ये उसका आंसर होगा। ठीक, याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट, यहाँ पे और कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट। द जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज डिसाइडेड बाय। पहली बात तो जो जॉइंट सीटिंग होती है, ठीक है, ठीक है, जो जॉइंट सीटिंग होती है तुम्हारी, उसको समन कौन करता है? उसको समन करते हैं प्रेसिडेंट। एंड जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन केस ऑफ एब्सेंस तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ राज्यसभा तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, ये बस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। With reference to the government of India, which of the following departments does not form part of any ministry? इनमें से कौन सी डिपार्टमेंट कोई भी मंत्रालय का पार्ट नहीं है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मतलब अभी जो तुम्हारा मोदी कैबिनेट 3.0 आया, ठीक है, उसमें से आपने देखा होगा कुछ कुछ डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के अंदर रह रहा था। जैसे कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर रहते हैं, इसमें कोई मिनिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, फिर भी आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ना लॉजिक के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे कि तुम थोड़ा सा सोचो। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये बेसिकली डीआरडीओ की बात कर रहे थे। डीआरडीओ तो हम सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी अंदर आती है। ठीक है, तो इसका तो मिनिस्ट्री है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हमारी जस्टिस मिनिस्ट्री है कि नहीं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, चलो इसको रहने दो, हम इसके बारे में भी बात नहीं करते। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, हमारी स्पेस मिनिस्ट्री है क्या? खुद सोचो, हमारी स्पेस मिनिस्ट्री नहीं है, तो ये एक आंसर होगा हमारा, नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, ए एंड बी नहीं होगा। ठीक है, ए एंड बी जहाँ पे मैं काट देता हूँ, ये नहीं होगा, ए एंड बी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर मिल गया। ठीक है, मान लो तुमने पढ़ा भी नहीं होगा ना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते, आंसर बन जाता तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तुम्हारा रहता है प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, पीएम के पास रहता है। एंड यहाँ पे डीआरडीओ की बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं। 1958 में बना था, ये एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? दिल्ली में। एंड एटॉमिक एनर्जी, हाँ, स्पेस, स्पेस तुम्हारा इसरो। ठीक है, 1969 में बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? बैंगलोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाकी इनके अभी के चेयरमैन जान लो। बाकी अभी जान, देखो अभी के जो रिसेंट है डीआरडीओ के तुम्हारे, वो है तुम्हारे समीर वी कामत। ठीक है, एंड तुम्हारे इसरो के एस सोमनाथ। ये चेंज होते हैं, देख लेना आप जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पे कौन है चेयरमैन इनके, देख के जाना। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके चेयरमैन हमेशा अपडेटेड रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which of the following pact was signed for the unification of moderates and extremists during the Indian National Congress, within the Indian National Congress? इनमें से कौन सा संधि साइन हुआ था नरम दल एंड गरम दल के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर? बताओ, पूना पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, लखनऊ पैक्ट? हाँ, देखो देखो, पूना पैक्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दिल्ली पैक्ट किसके बारे में बात करता है? दिल्ली पैक्ट बात करता है तुम्हारा अ, गांधी यूनियन पैक्ट। ठीक है, गांधी यूनियन पैक्ट। ये पैक्ट किसके बारे में बात करता है? ये पहली बात तो दो क्या बोलते हैं, ऑफर रखता है गांधी जी के सामने कि पहले तो भाई अपना सीडीएम बंद करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा तुम्हारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाओ, जो कि ब्रिटेन में हो रहा है। ठीक है, ये दो क्या बोलते हैं, ऑफर रखते हैं गांधी जी के पास। एंड गांधी जी को ये बोलते हैं कि अगर तुम ये दो करते हो तो हम पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़ देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़ देंगे हम। एंड गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। एंड ये है तुम्हारा दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी यूनियन पैक्ट। ठीक है, जो कि साइन हुआ था 1931 में। लखनऊ पैक्ट, ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा तुम्हारा लखनऊ पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बात करनी है, बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो एक सेकंड।
हाँ, पहली बात तो 1916 में तुम्हारा लखनऊ पैक्ट साइन होता है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है। एंड इस कौन से आईएनसी सेशन में, आईएनसी सेशन ऑफ लखनऊ 1916, एंड इसको चेयरपर्सन कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। एंड ये साइन किसके बीच होता है, ये लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये साइन होता है तुम्हारा, पहली बात तो, एक सेकंड, पहली बात मैं तुमको पहले बता दूं, ये जो लखनऊ पैक्ट है ना, लखनऊ पैक्ट, यहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट तो मिले ही थे, ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट तो मिले ही थे, एंड मुस्लिम लीग एंड आईएनसी भी मिली थी, ठीक है। पहले मुस्लिम लीग एंड आईएनसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड तुम्हारा आईएनसी, ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना साइन किए थे, ठीक है, एंड आईएनसी की तरफ से हमारे बाल गंगाधर तिलक साइन किए थे, ठीक है, ये fact, ठीक है। एंड इस मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने बोला था कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। एंड बाल गंगाधर तिलक के जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने मराठा एंड केसरी दो न्यूज पेपर लिखी थी, मराठा तुम्हारा हिंदी लैंग्वेज में एंड केसरी तुम्हारा मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। इनकी एक क्या बोलते हैं इसको, इनको वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, अंग्रेज। मतलब जब तक ये भारत में है तो भारत में अशांति फैली रहेगी, एक एक अंग्रेज वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड आईएनसी के बीच में साइन होता है। और एक हुआ था तुम्हारा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को मिलाया किसने था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने, ठीक है। एंड एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक एक और चीज से एसोसिएटेड थे, वो है तुम्हारा होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में शुरू किया था, एंड एनी बेसेंट ने मद्रास अदियार, ठीक है, मद्रास अदियार। ये जो एनी बेसेंट थी ना, ये तुम्हारी पहली प्रेसिडेंट थी, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, 1917, तुम्हारा कलकत्ता से, ठीक है। एंड आप हाँ, एंड जो एनिमेशन थी ना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी रिलेटेड थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बात किसके बारे में करता है? ये बात करता है तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी हो गया, रिलीजन के बारे में बात करता है। एंड रिलीजन कौन से रिलीजन? बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदू रिलीजन के बारे में बात करता है। एंड इसको लेके कौन आया था इंडिया में? कॉलोनल ऑलकट, ऑलकट एंड मैडम ब्लावस्की, ठीक है। चलो इतना काफी है। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ पॉइंट, ठीक है। इसका आंसर बताना, हाँ बता, एक सेकंड बता दिया, चलो नेक्स्ट। A wire of resistance R, it is cut into n equal parts, ठीक है। These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance of the combination will be, बताओ। बाकी ये मत समझ लेना, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, एक एग्जाम नहीं, दो तीन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट ये तुम्हारे कोई एक स्टेट पीसीएस में आया था, एंड तुम्हारा नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम में भी आया था, कहीं कहीं पे तो आया था ये मेंस में। मेरे को याद नहीं है ठीक से, बट ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इसको समझने के लिए तुमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए फिजिक्स, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा तुमको अच्छे से समझाने की। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो पूरा बेसिक से समझाता हूँ मैं तुमको। एक सर्किट होता है, ठीक है, ठीक है, एक सर्किट होता है, एंड उस पे ना ये जो चीज लगी होती है ना, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं? देखो, रेजिस्टेंस का काम बहुत है, मतलब रेजिस्टेंस के बहुत डिफरेंट काम है, बस तुम इतना जानो कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो करंट तो ऑब्स्ट्रक्ट करता है सर्किट में, ठीक है। रेजिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स होते हैं जिसके वजह से हीटिंग होता है, एंड करंट को क्या बोलते हैं, उसको करंट के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम रेजिस्टेंस है। इसके बहुत यूजेस है, उस पर नहीं जाते हम अभी, बहुत बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर से। हम बस इतना समझते हैं कि रेजिस्टेंस एक सर्किट में इसलिए लगाता है ताकि करंट को ऑब्स्ट्रक्ट की जाए। देखो, रेजिस्टेंस लगाने के ना दो क्या बोलते हैं, एक पैरेलल से लगा सकते हैं, एक सीरीज से लगा सकते हैं, ठीक है। पैरेलल मतलब ऐसे, ठीक है, एंड सीरीज मतलब ऐसे, ठीक है। पैरेलल मतलब ऐसे एंड सीरीज मतलब ऐसे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल की। यहाँ पे लिखा है एक वायर है रेजिस्टेंस आर का, जिसको हम, एक मान लो एक वायर है जिसको हम एन इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, ठीक है, एन इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, ठीक है।
एंड वो बोल रहे हैं फिर इस एन इक्वल पार्ट में जो एक एक वायर को काटा ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कनेक्ट करते जा रहे हैं हम, ठीक है, एन टाइम्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं, मान लो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस मान लो आर है, ठीक है। पहली बात तो एक फॉर्मूला याद रखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो इज इक्वल टू एल ए, ठीक है। ये जो रो है कि कांस्टेंट है, ये रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, तुम बस इतना जान लो, जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मान लो एल लेंथ का वायर है एंड इसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। बाकी अगर जिनको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं पता, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक वायर है तुम्हारा, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर होते हैं हमारे। तो ये जो वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, मान लो ये जो तुम ये जो निकालते हो ना पाई आर स्क्वायर, तुम्हारा सर्कल का एरिया, तो उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। लेंथ तो तुमको पता होगा, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, लेंथ तुम्हारा मान लो सर्किट का लेंथ है एल एंड रेजिस्टेंस है आर। मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा, तुमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझ जाओ, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे रेजिस्टेंस के रिलेटेड तुम कर पाओगे जैसे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा, ठीक। देखो पहली बात तो, लेंथ तुम्हारा एक वायर का एल है एंड इस वायर का रेजिस्टेंस तुम्हारा आर है, ठीक है। अब इस वायर को हम एन इक्वल पार्ट्स में काटेंगे, ठीक है, एन इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो एक लेंथ, एक वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, जो कटे हुए वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, एल बाय एन हो जाएगी ना, क्योंकि अगर एल बाय एन को मैं एन टाइम्स ऐड करूंगा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाय एन इंटू एल, एन टाइम्स एल किया मैंने, ऐड किया मैंने एल को, तो लेंथ एल आ जाएगी हमारी फिर, ठीक है। सारे वायर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो लेंथ एल आ जाएगी, तो ईच वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, एल बाय एन, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, यहाँ पे पढ़ा ना हमने। तो अगर लेंथ तुम्हारा एल बाय एन हो गया एंड एल के लिए रेजिस्टेंस आर था, तो एल बाय एन के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाय एन, ठीक है। तो ईच वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बाय एन, ठीक है। एंड पैरेलल का जो इक्विवेलेंट निकालना होता है ना पैरेलल कनेक्शन का, उसका फॉर्मूला ये होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, ठीक है, डॉट 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 वन बाय आर एन, ठीक है। ये होता है तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तुम्हें, फॉर्मूला होता है, बाकी जान लो फॉर्मूला ये होता है पैरेलल का, एंड सीरीज का होता है तुम्हारा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बस ऐड करना होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 आर एन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने निकाल लिया कि जो इच वायर का लेंथ का जो हमने काट दिया ना उसको एन इक्वल पार्ट्स में, तो एक छोटे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, आर बाय एन, यहाँ पे निकाला ना हमने। अगर उसका लेंथ एल बाय एन हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाय एन, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो आर बाय एन हो गया। अभी इसको मान लो कि ये आर डैश है, ठीक है, आर डैश मान लो या फिर तुम आर ए मान लो, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि इसने बोला ना कि हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, हर एक जो छोटे छोटे वायर्स निकलेंगे उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वन बाय आर ए प्लस वन बाय आर ए प्लस वन बाय आर ए प्लस वन बाय आर ए, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा एन टाइम्स के लिए, ठीक है, एन टाइम्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा, हर एक का हमने यहाँ पे निकाला ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा आर बाय एन हर एक वायर का। तो हर एक वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हर एक वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वन बाय आर ए प्लस वन बाय आर ए प्लस वन बाय आर ए एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स। तो तुमको अगर एडिशन आता है, ठीक है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस अगर सेम हो तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तो आर ए हो जाएगा, क्योंकि एन टाइम्स है तो ऊपर एन हो जाएगा, ठीक है, एन टाइम्स। बट आर ए हमने यहाँ पे कितना निकाला, आर ए का वैल्यू कितना है, आर बाय एन है, ठीक है, आर बाय एन है। तो वन बाय आर इक्विवेलेंट एन डिवाइड बाय आर बाय एन, ठीक है। तो वन बाय आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, आर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारा आंसर।
देखो मैं तुमको यहाँ पे ना बस एग्जाम आंसर बता देता, ठीक है, ये वाला बता देता मैं तुमको, ये है गया तुम्हारा आंसर, एंड चला आता, बोलता याद रख लो। देखो याद कर लोगे तुम। फिजिक्स के क्वेश्चन ना, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन याद नहीं किए जाते, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड तुमको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाओ भाई, इस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, वो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको एग्जाम में। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। मैं यहाँ पे आता बोलता भाई आर बाय एन स्क्वायर आंसर है, याद रख लो। क्या फायदा है इसको याद रखे, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा भाई। तुमको ना पता होना चाहिए कि सीरीज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं तुमको सम कर दूं चीजें, बेसिकली मैं तुमको और सिंपलर टर्म्स में समझाता हूँ। यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, इसको एन इक्वल पार्ट्स में काटने को बोला है उसने, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय, रो वो छोड़ दो तुम, इतना जान लो। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से। सिमिलरली अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मत जाना, ठीक है, यहाँ पे बस लेंथ, लेंथ के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेंथ ही जाना तुम। तो यहाँ पे हमने लेंथ छोटा कर दिया ना, छोटा कर दिया, इक्वल लेंथ में काट दिया, यहाँ पे बोला है ना इस कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे देखो लिखा है एन इक्वल पार्ट्स में काट दिया हमने। तो अगर मान लो ये लेंथ, ये जो तुम्हारा वायर है इसका लेंथ एल है, ठीक है। इसको अगर हम एन इक्वल पार्ट्स में काटेंगे तो हर एक वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, एल बाय एन हो जाएगा ना, एल बाय एन, एल बाय एन, एल बाय एन। अब इतना भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है एल बाय एन कैसे हुआ, तो एल बाय एन को तुम एन टाइम्स ऐड करो, एल आएगा, ठीक है। एल बाय एन को तुम एन टाइम्स ऐड करो, एल आएगा, ठीक है। देख लेना, ट्राई कर लेना करके, ठीक है। एन टाइम्स भी मत करो, 5 बार ऐड कर लो, और तुम्हारा जितना भी है एन का वैल्यू, जो कि ऑब्वियसली इन्फिनिटी है, जिसको हम तुम ऐड तो नहीं कर पाओगे, बट यार इसको भी चलो ठीक है, मैं इसको भी तुमको समझा देता हूँ, ठीक है, इसको भी तुमको समझा देता हूँ। एल बाय एन, एल बाय एन, एल बाय एन, ठीक है, डॉट 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 एन टाइम्स, ठीक है। चलो मैथ क्लास हो जाएगा आज। देखो बेसिक चीज ये है कि एन तुम्हारा नीचे, एन हर जगह है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, एंड एल को तुम एन टाइम्स ऐड करो, ठीक है। एल को हम एन टाइम्स ऐड करेंगे तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एल डिवाइड बाई एन, एल हो गया ना, ठीक है। इतना भी समझा दिया मैंने तुमको, ठीक है। उसके बाद हर एक की वैल्यू इतनी होगी, एंड पैरेलल कनेक्शन का मैंने तुमको बता दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दिया तुमको, कहाँ गया, ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन है, एंड पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1/R1 रेसिप्रोकल लेके निकालते हैं, एंड सीरीज का निकालते हैं सिंपली ऐड करके, ठीक है। सिंपली ऐड करना था तुमको, R1 का तुमको पता है भाई, अगर लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, एंड लेंथ मेरा हो गया एल बाय एन, तो ये भी तो हो जाएगा मेरा आर बाय एन, ठीक है। मैंने बस आर बाय एन को एक लेट से एक्स भी ले सकता था, मैं लेट एक्स भी ले सकता, एक्स ले लेता, एंड यहाँ पे चलो आर ए की जगह तो मैं एक्स भी डाल दूँ, ठीक है। तो एन बाय एक्स हो गया तुम्हारा, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर बाय एन है एक्स की वैल्यू, ठीक है। आर बाय एन डालो इधर, आर बाय एन डाल दिया तो एन स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है। बहुत ये तुम ना, जो बोलते हैं ना कि बिना पेन पकड़े भी कर सकते हो, और तुम्हारा थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा मैथ्स एंड फिजिक्स का। बाकी नहीं भी आता तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आजकल एग्जाम में कौन से कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा, एंड ऐसे क्वेश्चन रटे नहीं जाते, ऐसे क्वेश्चन समझे जाते हैं। फिजिक्स एंड मैथ जिंदगी में कभी मत रटना, ठीक है, बहुत पछताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मुझे तो फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इटना इटली, फुजियामा जापान, ओपा म्यांमार, या कराकतौ मलेशिया। देखो ये ना, ये जो इटना, फुजियामा, पोपा एंड कराकतौ है ना, ये सब वोल्केनिक माउंटेन्स है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स। बताओ। देखो माउंट एटना तो तुम्हारा इटली में, ठीक है, ये सही है तुम्हारा। फुजियामा जापान में, ठीक है, पोपा म्यांमार में, ये तीनों सही है, ये तुम्हारा गलत होगा, ठीक है। कराकाताओ जो मलेशिया में, ये कराकाताओ मलेशिया में नहीं है, ठीक है। कराकाताओ कहाँ पे है, कराकाताओ तुम्हारा है इंडोनेशिया में, ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। यहाँ पे मैंने कुछ लगा, चलो उससे पहले इतना तुम्हारा लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है किसका, यूरोप का। हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ यूरोप, फुजियामा तुम्हारा लार्जेस्ट माउंट, टॉलेस्ट माउंटेन है तुम्हारा जापान का, ठीक है, टॉलेस्ट है ये, ठीक है। एंड हाँ, ठीक है,
एंड ये जो फूजियामा है ना, फूजियामा एंड ये जो काराकाताओ, ये तुम्हारे पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर के पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट है। मैं बताता हूँ रिंग ऑफ फायर क्या है, सब बताऊंगा। ये तुम्हारे देख लो, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स। हमारे यहाँ पे भी एक है, बैरन आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। याद रखना, अंडमान एंड निकोबार में है ये, बैरन आइलैंड। ठीक है, ठीक है, चलो। अंडमान एंड निकोबार में है हमारा बैरन आइलैंड, एंड उसके बाद ये देखो तुम्हारा एटना, इटली में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये तुम्हारा है ना, वो जो प्लेट्स होते हैं ना, टेक्टोनिक मूवमेंट, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या बोलते हैं, माउंटेन्स ग्रो होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आते हैं। ये तो जहाँ पे ये जो देखो, जहाँ पे ये बॉर्डर्स मिलेंगे ना तुमको, वहाँ पे दो प्लेट्स जुड़ते होंगे। जैसे देखो यहाँ पे इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तुमको हिमालयस मिल जाएंगे। इन प्लेट मूवमेंट से ना माउंटेन्स की ग्रोथ होती है। जैसे हिमालयस तुमको पता होगा, हम उनको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज भी वो ग्रो कर रहे हैं इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। ठीक है, उसी हिसाब से ये तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, पैसिफिक प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। ठीक है, बट फिलहाल हमको एक चीज यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अ, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये जो एरिया है पैसिफिक ओशन में, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इस एरिया में जो भी देश मिलेंगे ना तुमको, वहाँ पे मोस्टली तुमको क्या बोलते हैं उसको, मोस्टली वहाँ पे या तो साइक्लोन्स, या तो सुनामीज, या तो अर्थक्वेक्स आते रहेंगे। इसलिए तुमने देखा होगा जापान में, ठीक है, मोस्टली अर्थक्वेक्स होते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है ये देश। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, इसलिए मोस्टली यहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड क्या बोलते हैं उसको, सुनामीज, ये सब देखने को मिलेंगे। एंड क्यों क्यों देखने को मिलेंगे? देखो, जो रिंग ऑफ फायर है ना, यहाँ पे देखना मोस्टली तुम्हारे प्लेट्स के ज्वाइनिंग मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेट्स के। जैसे यहाँ पे फिलीपीन प्लेट्स ज्वाइन कर रहा है यूरेशियन प्लेट से। यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट ज्वाइन कर रहा है फिलीपीन प्लेट से। पैसिफिक प्लेट यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है तुम्हारे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ना डिस्टर्बेंसेस होती रहती है। ठीक है, सुनामी बेसिकली क्या है, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब डिस्टर्बेंसेस ही है, जो इन प्लेट्स के टेक्टोनिक टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझ में आ गया? चलो, चलो, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, बताओ कौन सा है? देखो, लीड एंड टिन तुम्हारा, चेंज कर ले थोड़ा सा, हाँ। लीड एंड टिन तुम्हारा शोल्डर का एलॉय है। ठीक है, जिंक एंड कॉपर ये तुम्हारा ब्रास का एलॉय है। ये तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, एंटीमोनी, टिन एंड लीड ये तुम्हारा टाइप मेटल का एलॉय है। टाइप मेटल क्या होता है? जो प्रिंटिंग मटेरियल्स में यूज होती है ना चीजें, प्रिंटर विंटर जो तुम जहाँ से प्रिंट कराते हो ना, वो प्रिंटर में जो मटेरियल यूज होता है वो है तुम्हारा टाइप है मटेरियल। ठीक है, प्रिंटिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिंक कॉपर एंड जिंक टिन एंड कॉपर, ये तुम्हारा हो गया, इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्रॉन्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्रॉन्ज। ठीक है, मोस्टली कॉइन्स, बियरिंग्स, इन सब में यूज होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following bill can be introduced without the prior recommendation of President of India? देखो, कुछ बिल्स ऐसी हैं हमारे संविधान में, ठीक है, जिसको प्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में अगर प्रेजेंट भी करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए तुम्हारी प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसे कि तुम्हारा मनी बिल हो गया, ठीक है, फाइनेंस बिल हो गया। ठीक है, एंड ऐसी कोई बिल जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर का मेंशन हो, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर का मेंशन हो, या फिर कोई चेंजेस करने हो, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, स्टेट में, या फिर संविधान में, तो वो ऐसी बिल्स को ना पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए तुमको प्रेसिडेंट का। मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड फेडरल स्ट्रक्चर, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी हो, अल्टर करनी हो, एक नया स्टेट बनाना हो, तो उस सब में पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए तुम्हारी प्रेसिडेंट की। एंड कौन से बिल्स में नहीं चाहिए? ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए, अमेंडमेंट बिल में नहीं चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट बिल में नहीं चाहिए। एंड तुम्हारा, हाँ, ऑर्डिनरी बिल, अमेंडमेंट बिल, ये दो याद रखो। बाकी मनी बिल का आर्टिकल तुम्हारा कौन सा है? 110। फाइनेंस बिल का कौन सा है? 117, 117 वन। ऑर्डिनरी बिल का कौन सा है? 107 एंड 108।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। द फॉलोइंग कंट्री द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड। विक्टोरियन डेजर्ट कौन से देश में लोकेटेड है, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये तुम लोगों ने भी देखा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है डेजर्ट के बारे में। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे गिब्सन, ठीक है, सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, ये भी एग्जामिनर फेवरेट है, गिब्सन एंड सिम्पसन, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी तुम्हारे अटैकामा डेजर्ट यहाँ पे लगाया लगाया है मैंने। देखो मैं तुमको इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हारा हो गया गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये पूछता है तुम्हारा, ये तुम्हारा मंगोलिया एंड चाइना के बॉर्डर में मिल जाएगा तुमको। और एक तुम्हारा थार डेजर्ट तो चलो अपने इंडिया में। एंड हाँ, ये कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये तुम्हारा मोस्टली बोस्वाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, कंट्री नहीं पूछेगा, मोस्टली पूछेगा कहाँ पे, अफ्रीका में बोलना तुम बस। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो, ये सिम्पसन हो गया तुम्हारा, गिब्सन हो गया, एंड तुम्हारा ग्रेट विक्टोरिया, ये तुम्हारे तीनों ऑस्ट्रेलिया में, एंड ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड तुम्हारा सिम्पसन। एंड यहाँ पे और एक डेजर्ट है, टकला मकान। ठीक है, ये भी चाइना में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, और ये आटाकामा याद रखना, साउथ अमेरिका में। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ, और ये मोजेव, मोजेव याद रखना, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मेक्सिको एंड यूएस के बॉर्डर में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, हाँ बता दिया। चलो नेक्स्ट। चलो, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है तुमको। ठीक है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। देखो ठीक है, यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद बोल रहा हूँ, चेन्नई एंड कोचीन। ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला साइड बाय साइड पड़ते हैं, तो ठीक है, हमको नहीं पता। ठीक है, बट यार इतना तो पता होगा, उड़ीसा पहले आता है। नॉर्थ से अगर आएंगे तो उड़ीसा पहले आता है, और उसके नीचे हैदराबाद होता है। हैदराबाद मतलब तुम्हारा आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना। आंध्र प्रदेश नहीं रहा अब, हाँ तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद अभी आंध्र प्रदेश से शिफ्ट, आंध्र प्रदेश में रहा करता था पहले, अब तेलंगाना शिफ्ट हो चुका। खैर, उड़ीसा पहले आता है तुम्हारा, फिर आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, तेलंगाना। तो देखो यार, पहले तो भुवनेश्वर आएगा, जो कि कैपिटल है उड़ीसा की। ठीक है, कैपिटल है ये। उसके बाद तुम्हारा चेन्नई, ये तो तमिलनाडु का कैपिटल हो गया। हैदराबाद ये तुम्हारा तेलंगाना का कैपिटल हो गया। कोचीन इतना पता है, केरला में। ठीक है, बताओ, पहले ऑब्वियसली ए होगा, ये तुम्हारा वन होगा। चेन्नई नहीं होगा, कोचीन के चेन्नई तमिलनाडु एंड चेन्नई मतलब तमिलनाडु एंड केरला, ये तो पूरा साउथ में हो गए। उसके ऊपर तो तेलंगाना आएगा। सी तुम्हारा टू होगा। देखो, ए एन सी, ए बी ए डी, सारे कट कट जाएंगे, पहला वाला ही हो गया तुम्हारा। ठीक है, फर्स्ट दो ऑप्शन से हो जाता, ए एंड सी अगर तुमको पता है तो हो जाता। उसके बाद तुम्हारा चेन्नई आएगा एंड कोचीन आएगा। बाकी याद रखना, ये जो चेन्नई है ना, जो कि तमिलनाडु का कैपिटल है, ये पूरा नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे मैप लगाया होगा, हाँ देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे पूरा नॉर्थ में है चेन्नई। ठीक है, बाकी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो, तुम्हारा पहले उड़ीसा आ गया, फिर तुम्हारा हैदराबाद तेलंगाना, फिर तुम्हारा चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है, तेलंगाना, चेन्नई, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पे तुम्हारा कोचीन। कोचीन तुम्हारा कहीं यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाकी कोचीन केरला का कैपिटल है नहीं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है केरला का। ठीक है, ये याद रखना, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, उसमें वो कितने आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है, वो ये पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, वहां पे कितने टोटल आइलैंड्स हैं, इंजन मतलब टोटली मिला के। देखो, इसका आंसर पहले मार्क करते हैं, 572। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे को बतानी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो टोटल तो 572 आइलैंड्स है, बट इसमें से ना बेसिकली 37 इनहेबिटेड है। बाकी में मतलब इनहेबिटेड मतलब यहाँ पे जनरली लोग रहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बाकी बच गए, वहाँ पे लोग रहते नहीं। ठीक है, वो इनहेबिटेड नहीं है। अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन सा है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक जो कि है तुम्हारा नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड मतलब आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, यहाँ पे तुमको कोरल रिफ्स मिल जाएंगे।
ठीक है, कोरल रीफ्स मिल जाएंगे इंडिया में। और कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार हो गया, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड तुम्हारा लक्षद्वीप। ठीक है। बाकी यहाँ पे ना तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एंड रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क मिलेंगे तुमको यहाँ पे। ठीक है, मैराइन नेशनल पार्क। बाकी यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं, एक तुम्हारा हो गया ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, ओंजिस, सेंटिनलीज, सेंटिनलीज। एंड ये जो सेंटिनलीज ट्राइब है ना, ये ह्यूमन मतलब क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड है ये। ठीक है, आइसोलेटेड, ये अपने अलावा और किसी इंसान को यहाँ पे आने नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे गया था एक अमेरिका का बंदा गया था, कुछ छाऊ नाम था उसका। ठीक है, याद नहीं मेरे को नाम उसका। गया था भाई, उनको क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी सिखाने गया था उनको। जहाँ पे उतरा वहीं पे सीधा इसको मार दिए ये लोग, सेंटिनलीज को। क्योंकि ये जो सेंटिनलीज है ना, इनके लिए हर एक देश के गवर्नमेंट ने गाइडलाइन शुरू किया है, मतलब गाइडलाइंस दिए हैं कि इस आइलैंड पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग कोई कांटेक्ट नहीं चाहते बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, एंड यहाँ पे एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है तुम्हारा। ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड हाँ, यहाँ पे कुछ नाम रीनेम्स किए गए हैं, जैसे कि हेवलॉक आइलैंड को, ठीक है, हेवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप। ठीक है, एंड तुम्हारा नील आइलैंड को तुम्हारा शहीद द्वीप। ठीक है, नील आइलैंड को शहीद द्वीप। ठीक है, एंड तुम्हारा रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। एंड हाँ, अभी तो तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर जो था उसको स्वराज, सॉरी स्वराज बोल रहा हूँ, विजयपुरम। ठीक है, विजयपुरम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, विजयपुरम बेसिकली उसका नाम बदल दिया गया है, जो कि करना भी चाहिए था। पोर्ट ब्लेयर उनका एक कोई ब्रिटिश जनरल था, उसके नाम पे था। ठीक है, जो कि, चलो नेक्स्ट तुम्हारा जो अंडमान। ठीक है, पहले तो ऊपर तुम्हारा हो गया अंडमान आइलैंड एंड नीचे हो गया तुम्हारा निकोबार आइलैंड, एंड इन दोनों को जो अलग करती है उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। बाकी और एक यहाँ पे बता देता हूँ मैं। देखो, ऊपर सबसे ज्यादा क्या है तुम्हारा, ऊपर है मान लो, मान लो क्या, ऊपर है लक्षद्वीप। ठीक है, उसके नीचे है मिनिकॉय। ठीक है, एंड उसके नीचे है तुम्हारा मालदीव्स। ठीक है, तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को कौन सी चैनल सेपरेट करती है? 8 डिग्री चैनल। एंड मिनिकॉय एंड मालदीव्स को 9 डिग्री चैनल। ठीक है, बाकी जो मिनिकॉय ये लक्षद्वीप आइलैंड का ही एक पार्ट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पॉइंट कौन सा है लक्षद्वीप का? अमीन दीवी। ठीक है, अमीन दीवी। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है ये। ठीक है, चलो इतना काफी है इधर। नेक्स्ट, ये रहा तुम्हारा। ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर अब चेंज हो चुका है विजयपुरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है कौन से रिवर पे लोकेटेड है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? देखो, थोड़ा डिस्कस करते हैं हर एक रिवर के बारे में। देखो, ये तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का। ठीक है, एंड इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, साउथ, साउथ, साउथ की गंगा गोदावरी। ठीक है, द गंजेस ऑफ द साउथ गोदावरी। एंड इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नासिक। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक। एंड इसके ऊपर कौन से प्रोजेक्ट्स है गोदावरी के ऊपर? एक तो तुम्हारा पोलावरम प्रोजेक्ट हो गया, जो कि है तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। एक हो गया तुम्हारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, आंसर मार्क कर देते हैं इसका, गोदावरी कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो गया, जो कि है तुम्हारा तेलंगाना में। ठीक है, और एक है तुम्हारा श्रीराम, सॉरी, पुल, हाँ, और एक है तुम्हारा श्रीराम सागर। ठीक है, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, जो कि है तुम्हारा अगेन तेलंगाना में। ठीक है, और एक भी है इधर। और एक कौन सा है तुम्हारा? और एक है तुम्हारा जयकवाड़ी, जयकवाड़ी। ये कहाँ पे है? जयकवाड़ी डैम है ये, जो कि है महाराष्ट्र में। ठीक है, इतना याद रखो। कृष्णा रिवर पे बात करते हैं। कृष्णा रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है,
एंड इसके ऊपर कौन से डैम्स हैं? नागार्जुना सागर डैम है, ठीक है। अलमती डैम है, एंड श्रीशैलम डैम है, ठीक है। श्रीशैलम, नागार्जुना सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है। अलमती डैम कहाँ पे है? कर्नाटक में है ये, ठीक है। एंड श्रीशैलम डैम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये श्रीशैलम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कावेरी, कावेरी के बारे में बात करते हैं। कावेरी तुम्हारा कर्नाटक का, कर्नाटक ओरिजिन। इनके ऊपर कौन से इसके ऊपर कौन से डैम है? मैथुर डैम, ठीक है। कृष्णा सागर, ठीक है। एंड लोअर अनाईकुट, ठीक है। मैथुर डैम तुम्हारा तमिलनाडु, कृष्णा सागर तुम्हारा कर्नाटक, एंड लोअर अनाईकुट तुम्हारा तमिलनाडु, अगेन, ठीक है। नर्मदा, नर्मदा के बारे में बात करते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र बोल रहा हूँ। अमरकंटक प्लेटी ओरिजिन मध्य प्रदेश, ठीक है। डैम कौन से? सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात। एंड तुम्हारा इंदिरा सागर एंड तुम्हारा ओमकेश्वर, ये तुम्हारे कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। बस इतना जानो, इसका आंसर तुम्हारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ पे? गोदावरी में। देखो ये क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस इन द सेंस कि ये जो ओरिजिन हो गया तुम्हारा, कौन से प्रोजेक्ट्स है, ये बार बार रिपीट मैं इतने कर दूंगा ना तुमको, मतलब बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। एंड ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं ना मोस्टली, ठीक है, एग्जाम में आपके, वो मोस्टली ना लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा उसमें, ठीक है। ज्योग्राफी में और क्या ही क्वेश्चन बोलेंगे, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। ये कहाँ पे है? महाबलेश्वर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? नागार्जुना सागर डैम कहाँ पे है? कृष्णा सागर डैम कहाँ पे है? कौन से रिवर पे है? या फिर कौन सी जगह पे है? जयकवाड़ी डैम कहाँ पे है? कौन से रिवर पे है? कहाँ पे है? ठीक है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ पे कौन सा डैम है, किस रिवर पे है, एंड ओरिजिन ऑफ द रिवर, जो कि मतलब मान लो कि यहाँ पे तुमको स्टेटमेंट वाइज भी कैसे पूछेगा, बोल देगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर गोदावरी, ठीक है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज ऑन इट्स, द पोलावरम रिवर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इज ऑन गोदावरी रिवर, एंड और एक कुछ स्टेटमेंट दे देगा एंड बोलेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो मोस्टली अगर तुमने ऐसा पढ़ा होगा ना, जैसे मैंने अभी पढ़ा है तुमको कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की होगी ना तुम, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, हो जाए, इनकरेक्ट करेक्ट हो जाए, मैच द फॉलोइंग हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तुम कर पाओगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, वो दुनिया मतलब इंडिया की सबसे ऊंचाई, इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख लगा के मत आ जाना, ठीक है, इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको याद रखना है तो रख सकते हो, रख लो याद, रखना है क्या, रख लो याद, ठीक है। देखो पहली बात तो 1853 ना, 1853 में हमारे यहाँ पहली ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे टू थाने, ठीक है। बॉम्बे टू थाने किसके टाइम पे चली थी? डलहौजी के टाइम पे चली थी, ठीक है। और डलहौजी के टाइम पे चली, ये डलहौजी वही है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की क्या बोलते हैं, डॉक्टर जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इनिशिएट किया था, एंड कहाँ पे लगाया था? पहले सतारा पे, ठीक है, सतारा पे कर लगाया। खैर वहां पे नहीं जाते अभी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो जम्मू कश्मीर, यहाँ पे एक रेल ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं चिनाब ब्रिज, ठीक है। एंड ये जो चिनाब ब्रिज है ना, ये तुम्हारा सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है। एंड तुम्हारा हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, इसको हम क्या बोलते हैं? घूम, घूम रेलवे स्टेशन, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही जानो, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द माल्थुसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। देखो मैं पहले तुमको बता देता हूँ माल्थुसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन है क्या। देखो इस व्यक्ति के हिसाब से, जो माल्थुसियन, इस व्यक्ति के हिसाब से ना, जो हमारी फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई जो है ना, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, मतलब 1 2 3 4 5, एपी जिसको हम बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने। एंड दूसरा है तुम्हारा जो हमारी पॉपुलेशन है ना, ठीक है, वो बढ़ रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम बोलते हैं जीपी, 2 4 8 16 32, इस हिसाब से बढ़ रही है, मतलब ये मल्टीपल्स में बढ़ रही है, एंड ये तुम्हारा बस नंबर्स में 1 2 3 4 में बढ़ रही है, ठीक है। एंड जो
तो यहाँ पे क्लियरली मिसमैच हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है एंड फूड सप्लाई इतनी है नहीं। तो मल्थुसेन थियरी लिटरली इसी के बारे में बात करता है। बाकी ये दो और चीजों के बारे में बात करता है। एक है तुम्हारा पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। पॉजिटिव चेक्स मतलब कल को फेमिन आ गई, ठीक है, भूखमरी, ड्राउट जिसको हम बोलते हैं, या फिर वार हो गया, तो इसमें जो लोगों की जान जाती है ना, तो इस थ्योरी के हिसाब से वो पॉजिटिव चेक्स है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रहा है। एंड प्रिवेंटिव चेक्स के बारे में ये बात करता है, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक्स मतलब तुम्हारा डिलेइंग ऑफ मैरिज, ठीक है, डिलेइंग ऑफ मैरिज, यूज ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, यूज ऑफ प्रोटेक्शन, एंड मोरल रेजिस्टेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। मोरल रेजिस्टेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो लगा लो फूड सप्लाई यहाँ पे, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक रेशियो एंड फूड सप्लाई इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक रेशियो। ये पहला हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? बताओ, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन सा है? लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजी एंड algae, ठीक है। इसका आंसर होगा लाइकेन, ठीक है। इसका आंसर होगा लाइकेन। देखो, लाइकेन बेसिकली फंजाई एंड algae का ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। अगर हवा में लाइकेन प्रेजेंट है तो वो हवा क्लियर है, ठीक है, वहां पे कोई पोल्यूशन नहीं, वो हवा क्लियर है एंड वहां पे कोई पोल्यूशन नहीं, ठीक है। और अगर हवा में लाइकेन एब्सेंट है, ठीक है, हवा में लाइकेन एब्सेंट है, तो वहां पे पोल्यूशन है, ठीक है। स्पेशली कौन सा पोल्यूशन? सल्फर पोल्यूशन, ठीक है, सल्फर पोल्यूशन। और कुछ बताना है इधर? बस इतना है, ठीक है। फंगी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। अलगी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस रिकेट्स? ये विटामिन वर्ड किसने दिया था हमको? फंक ने दिया था, ठीक है। फंक ने दिया था ये वर्ड। देखो, विटामिन पहले तो थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है। देखो, विटामिन ए को हम इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? एक होता है तुम्हारा नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है तुम्हारा जरप्थैल्मिया, ठीक है। जरप्थैल्मिया मतलब ड्राई आइज, ठीक है। एंड यहाँ पे लिया है विटामिन के। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये बेसिकली ब्लड क्लटिंग में इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड क्लटिंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। एंड इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से होते हैं स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। जो वो होता है ना, ब्लीडिंग गम्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दांतों से खून निकल आता है, वो है स्कर्वी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स। एंड विटामिन डी, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नेम क्या है? कल्सीफेरोल, कल्सीफेरोल। एंड इसकी कमी से कौन सा होता है? ये बेसिकली कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन है, ठीक है, कैल्शियम कंटेनिंग। इसकी कमी से होता है तुमको, एक तो रिकेट्स होता है जो कि छोटे बच्चों में होता है, चिल्ड्रन, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा ऑस्टियोमलेशिया जो कि बड़ों में होता है, ठीक है, एडल्ट्स, ठीक है। चलो, और कुछ हाँ इतना, हाँ, और एक चीज याद रखना, ये जो विटामिन बी एंड सी है ना, ये तुम्हारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी है डी के, ये तुम्हारे फैट सॉल्युबल होते हैं। बस इतना याद रखो इधर। नेक्स्ट। द मिसिसिपी डेल्टा और द वर्डफुल डेल्टा इज लोकेटेड इन? देखो, ये बस याद रख लो, ठीक है, यूएस है। और एक और चीज यहाँ पे याद रखना, जो मिसिसिपी डेल्टा है ना, जो मिसिसिपी रिवर बनाती है यूएस में, उसको बर्डफुल डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, मिसिसिपी डेल्टा को हम बर्डफुल डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ पे है? यूएस में। स्टैटिक क्वेश्चन है, बस याद रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है सर, हाँ चलो। Why does the plants close their stomata when there is no need of carbon dioxide during photosynthesis? जो ये जो स्टोमाटा होता है ना, ठीक है, स्टोमाटा जो होता है ना, जो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, ठीक है, स्टोमाटा जिसको हम बोलते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इसके थ्रू एक्वायर करती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला याद रख लो, 6CO2 plus 6H2 in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, प्लस 6O2, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज
बना के देता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड सनलाइट। जो क्लोरोफिल है ग्रीन ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये जो, हाँ, प्लांट्स टोमेटो आपने क्यों बंद कर देता है? जहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ना हो फोटोसिंथेसिस में, बताओ। देखो, ये टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, इसका आंसर होगा वाटर लॉस ना हो जाए इसके लिए बंद कर देता है, ठीक है। टू स्टोर CO2 नहीं, प्लांट CO2 स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CO2 की क्या बोलते हैं, देखो, नाइट टाइम में ना फोटोसिंथेसिस होता नहीं, क्योंकि सनलाइट नहीं होता, ठीक है। एंड उस टाइम पे CO2 की जरूरत भी नहीं है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट स्टोर करके करेगा क्या? प्लांट को बस अपना वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि पानी का लॉस ना हो जाए टोमेटो के थ्रू, इसलिए प्लांट टोमेटो बंद कर देता है। अब थोड़ा फोटोसिंथेसिस पे आते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे तुम्हारा? ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे तुम्हारा? मेसोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल है ना, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है ना, ये किसके लिए काम में आता है? पहली बात तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एंड दूसरी बात, ये सनलाइट एब्जॉर्व करता है, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये कौन से वेवलेंथ के सनलाइट, मोस्टली कौन से वेवलेंथ के यूवी रेडिएशन एब्जॉर्व करता है? ब्लू एंड रेड, ठीक है, बस। बाकी ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एंड आगे भी मैराथन्स ऐसे ही आते रहेंगे, हम थोड़े बड़े मैराथन्स लाने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उन पे भी लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या लाएंगे, उसके रिलेटेड भी मैराथन्स। एंड बाकी आप अपने रिकमेंडेशंस मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, कि आपको कैसा लगा ये सेशन। एंड ज़रूर बताना कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा वो सब। एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज इन द अपकमिंग मैराथन्स। बाकी थोड़ा बहुत अगर क्या बोलते हैं उसको, माइक का इशू हो रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा अगले मैराथन से, ठीक है। एंड हाँ, बाकी अपने रिकमेंडेशंस ज़रूर देना कैसा लगा आपको। बाकी इस मैराथन से आपकी प्रिपरेशन में अगर थोड़ा सा भी कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो तो देख लेना, थोड़ा सब्सक्राइब वब्सक्राइब का। बाकी अगर नहीं हुआ है कुछ तो रहने देना, जिस दिन थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर पाऊंगा मैं आपके प्रिपरेशन में, उस दिन करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, ठीक है। एंड ऐसे ही मैराथन्स आते रहेंगे। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मैराथन।